सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूँ हर जगह पर लेंसकार्ट के वैल्यूएशंस की बातें हो रही है। टेक ड्रिवन ओमनी चैनल आईवेयर रिटेलर कंपनी है। लेंसकार्ट जो है वो एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड बिजनेस है। सबसे कोर चीज जो लेंसकार्ट के इंडस्ट्री ग्रोथ या फिर उनकी कैटेगरी ग्रोथ के लिए एक मेजर टेलविंड रहेगी। लेंसकार्ट जैसी कंपनी के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो यही रहा है कि लेंसकार्ट अलग क्यों है इस सेगमेंट में, वो क्या ऐसा अलग कर रहे हैं। कंपनी सिर्फ 60% ऑफ देयर रेवेन्यू इंडिया से बनाता है। क्या पी रेशियो सही मेट्रिक है ऐसी कंपनी को एनालाइज करने के लिए? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज सुबह की मॉर्निंग वीडियो में मैंने आप सबसे पूछा था कि अगर सुबह की वीडियो में मुझे 1200 लाइक्स मिलते हैं तो मैं लेंसकार्ट पे आज ही वीडियो बनाऊंगा। इन हाइंडसाइट मुझे शायद और ज़्यादा लाइक्स मांगने चाहिए थे, क्योंकि आप सबने 1500 से भी ज़्यादा लाइक्स उस वीडियो को दे दिए। सो थैंक यू फॉर दैट। बट अ प्रॉमिस इज़ अ प्रॉमिस। मैंने कहा था कि अगर हमारा टारगेट अचीव होता है तो मैं लेंसकार्ट के IPO का एनालिसिस का वीडियो आपके सामने लाऊंगा। तो पेश है अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस मॉडल ऑफ लेंसकार्ट। बहुत बातें ऑलरेडी हो रही है सोशल मीडिया पर, मैं देख रहा हूँ हर जगह पर लेंसकार्ट के वैल्यूएशंस की बातें हो रही है। वैल्यूएशंस पर आएंगे, हम इस वीडियो में भी वैल्यूएशंस की बात करेंगे। पर पहले बिजनेस समझ लेते हैं कि क्या एग्जैक्टली बिजनेस है, कैसी ग्रोथ है यहाँ पर। वैल्यूएशन सही में पी रेशियो वाइज देखने चाहिए, नहीं देखने चाहिए, बाकी चीजें कंसीडर करते हुए वैल्यूएशंस कैसे लग रहे हैं, ये सारी चीजों की बात हम इस वीडियो में करेंगे। राइट, तो सबसे पहले शुरू करते हैं IPO के कुछ डिटेल्स को समझकर। लेंसकार्ट सॉल्यूशंस कंपनी का नाम है। टोटल इशू साइज है 7,278 करोड़ का। इसमें से मेजॉरिटी पोर्शन जो है वो ऑफर फॉर सेल है। 70% ऑफ द इशू जो है वो एक्चुअली ऑफर फॉर सेल है। बचा हुआ जो साइज है अराउंड 2,600 करोड़ के आसपास का जो पैसा है वो कंपनी में जाने वाला है। अब कंपनी इस पैसे का क्या करने वाली है? कंपनी यहाँ से जो अपना एक्सपांशन है वो फंड करेगी। इंडिया में भी जो एक्सपांशन करना है वो भी, और ग्लोबली भी। कंपनी मेनली स्टोर फॉर्मेट से फंक्शन करती है, तो इसमें पैसा लगता है। राइट, एंड काफ़ी सारे एक्विजिशंस कंपनी ने किए हैं इन द ओवरसीज मार्केट, तो वो सारे फंड करने के लिए भी उनको पैसे लगेंगे। इसके अलावा उनको एनहांस करनी है अपनी टेक्नोलॉजी, AI कैपेबिलिटीज़ बढ़ानी है, कुछ डेट रीपे करना है, और बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए उनको ये पैसा लगने वाला है। अब जो 5,128 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है उसमें कौन बेच रहा है? तो यहाँ पर मेनली प्रोमोटर्स भी है, लाइक पीयूष बंसल एंड नेहा बंसल, एंड कुछ इंस्टीट्यूशनल होल्डर्स भी है जैसे कि सॉफ्ट बैंक, टेमासेक एंड केदारा कैपिटल। सारे फेमस इंस्टीट्यूशंस है, जो फेमस PE फंड्स है, जो ऐसे हाई ग्रोथ कंपनीज को हमेशा एक लोअर स्टेज पर लेते हैं एंड देन IPOs में जनरली अपनी स्टेक जो है वो डाइवेस्ट करते हैं। राइट, तो सबसे पहले हम कंपनी के बारे में समझ लेते हैं। 2008 में फाउंड की गई कंपनी है ये, एंड ये टेक ड्रिवन ओमनी चैनल आईवेयर रिटेलर कंपनी है। तो बेसिकली ये क्या करते हैं? ये डिजाइन, मैन्युफैक्चर एंड रिटेलिंग भी करते हैं, सारी चीजें करते हैं ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस, सन ग्लासेस एंड कॉन्टैक्ट लेंसेज एंड बाकी आईवेयर एक्सेसरीज। प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस जो है वो मेन इनका बिजनेस क्लियरली है। तो बेसिकली ये जब आप कहते हो कि मुझे नंबर लगा है, तब आप जाकर चश्मा बनवाते हो, उसको प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस कहते हैं। लाइक द वंस यू कैन सी, दीज आर प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस। इसके अलावा सनग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंसेज, आईवेयर एक्सेसरीज बनाती है कंपनी अंडर 22 ब्रांड्स एंड सब ब्रांड्स। प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस जो है वो मोर देन 80% ऑफ द रेवेन्यू है कंपनी के लिए, जहां पर कोर प्रोडक्ट है सिंगल विजन, प्रोग्रेसिव या फिर बायफोकल लेंसेज, जिसमें अलग अलग तरह के वेरिएशन होते हैं, जैसे एंटी ग्लेयर लेंसेज है, UV लेंसेज है, ब्लू लाइट फिल्टर लेंसेज है। इसके अलावा सनग्लासेस जो एक फैशन कैटेगरी का प्रोडक्ट भी है एंड फंक्शनल सब कैटेगरी है यहाँ पे। इसके अलावा कॉन्टैक्ट लेंसेज तो जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं टू द कोर आईवेयर, तो वो भी कंपनी करती है। बट ऑब्वियसली सनग्लासेस एंड कॉन्टैक्ट लेंसेज उतना बड़ा बिजनेस नहीं है। लेंसकार्ट जो है वो एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड बिजनेस है, तो डिजाइनिंग से लेकर डिलीवरी तक सारी चीजें जो है वो लेंसकार्ट खुद करता है यहाँ पे। राइट, इस पर हम आगे भी बात करने वाले। सो ये प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी यूज करता है फॉर स्टोर सिलेक्शन एंड कस्टमर एक्सपीरियंस। सो 3D ट्राई ऑन करना या फिर AI बेस्ड फिटिंग, ये सारी चीजें नई नई जो टेक बेस्ड सॉल्यूशंस है वो लेंसकार्ट हमेशा करने की कोशिश करता है। तो लेंसकार्ट को समझना है तो इंडिया का जो आईवेयर मार्केट है उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर हम इंडिया का आईवेयर मार्केट देखें तो 2020 से लेकर 2025 ये 5 सालों में 13% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये मार्केट बढ़ा है, एंड एक्सपेक्टेशन है कि 13% से ये और बढ़ेगा बाय द ईयर 2030। इसके अलावा अगर हम विद इन कैटेगरीज भी बात करें तो प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस 14% से हर साल इंक्रीज होंगी। 14% से सनग्लासेस का मार्केट जो है वो बढ़ेगा, ऐसे इंडस्ट्री एस्टिमेशंस है। आईवेयर मार्केट का जो वॉल्यूम है उसमें ग्रोथ मानी जा रही है कि अराउंड 9-10% की होगी ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। बाकी वैल्यू बेस्ड ग्रोथ के साथ अराउंड 13-14% से ये मार्केट बेसिकली बढ़ेगा। इसके अलावा एवरेज सेलिंग प्राइस जो है वो भी
एस्टिमेटेड है कि ये धीरे धीरे इंक्रीज होगी। यहाँ के भी ट्रेंड्स अगर हम देखें तो दे हैव बीन शोइंग कि एवरेज सेलिंग प्राइस इंडिया में बढ़ती जा रही है। अब अगर हम इंडिया में प्रिस्क्रिप्शन आई ग्लासेस का मार्केट देखें तो इसमें अभी भी मेनली अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स ही ज़्यादा है। इनफैक्ट D2C ब्रांड्स तो बहुत ही कम है। D2C ब्रांड जैसे कि लेंसकार्ट है, ये बेसिकली डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड्स है जो सारी चीज़ें करती हैं एंड दे कनेक्ट विद द कस्टमर डायरेक्टली। तो ये मार्केट अगर हम देखें FY20 में तो D2C ब्रांड्स सिर्फ 6 to 8% ऑफ द ओवरऑल मार्केट था। इंडिया के प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस के मार्केट में सिर्फ 6 to 8% इनका पेनिट्रेशन था, जो 2025 तक 11 से 13% हुआ है। एज पर एस्टिमेट्स बाय FY30 ये हो जाएगा अराउंड 17 to 22%। तो एक्सपेक्टेड CAGR D2C ब्रांड्स का इन प्रिस्क्रिप्शन आईवेयर मार्केट इज अराउंड 22 से लेकर 28% तक का ये ग्रोथ यहाँ पर मानी जा रही है। अब सबसे कोर चीज जो लेंसकार्ट के इंडस्ट्री ग्रोथ या फिर उनकी कैटेगरी ग्रोथ के लिए एक मेजर टेलविंड रहेगी, वो ये है कि रिफ्रैक्टिव एरर्स क्यों बढ़ेंगे। तो रिफ्रैक्टिव एरर क्या होता है? रिफ्रैक्टिव एरर मींस जब हमारी आंख जो है वो प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाती लाइट को ऑन द रेटिना, तब हमें लेंस की जरूरत पड़ती है, राइट। सो चश्मे जो है ना वो एक टाइप का लेंस है जो आपको लाइट जो है आपके आंखों तक, आपके रेटिना तक इजीली पहुंचा पाए, राइट। तो प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस की जरूरत इसके लिए पड़ती है रिफ्रैक्टिव एरर को करेक्ट करने के लिए। ये थोड़ा मैं साइंटिफिक वे में यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर कुछ साइंटिफिक रीजंस है कि व्हाई इट इज एक्सपेक्टेड कि रिफ्रैक्टिव एरर जो है वो बढ़ेगा आने वाले समय में, राइट। तो इसके बहुत सारे रीजंस है कि क्यों ऐसे ये चीज़ जो है वो होगी, रिफ्रैक्टिव एरर्स लोगों में क्यों बढ़ेंगे। सबसे पहले तो लाइफस्टाइल अब ऐसे इवॉल्व हो रही है कि स्क्रीन एक्सपोजर सबके लिए बढ़ चुका है, राइट। इट्स एन अनफॉर्चुनेट थिंग दैट इज हैपनिंग, बट ये हो रहा है, दैट्स अ फैक्ट। एंड इस वजह से मायोपिया के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। दूर का दिखाई कम देना वो यंगर एज में ही बढ़ते जा रहा है। रिड्यूस्ड आउटडोर एक्टिविटी से नेचुरल लाइट का एक्सपोजर कम होता है। इससे ये होता है कि जो विजन का डिट्योरेशन है वो जल्दी होने लगता है। इसके अलावा अर्बन एयर पोल्यूशन की वजह से डे लाइट की क्वालिटी जो है वो बुरी हो जाती है, ये भी आईसाइट को अफेक्ट करता है। डाइटरी हैबिट्स बुरा होना, हम करंटली देख रहे हैं कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल हम सबकी हो चुकी है, तो ऐसे में डाइटरी हैबिट्स जब बुरे होंगे तब आई पर स्ट्रेन जो है वो बढ़ती है एंड रिफ्रैक्टिव शिफ्ट्स यहाँ से होने लगते हैं। इंडिया अब धीरे धीरे एक एजिंग पॉपुलेशन की तरफ भी बढ़ने वाला है। एजिंग पॉपुलेशन की बात जैसे ही होती है वैसे ही रिफ्रैक्टिव एरर वहाँ पर आ ही जाता है। जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन एंड फैमिली रिलेटेड जो हिस्ट्री है उससे भी रिफ्रैक्टिव एरर्स होते हैं। सो जेनेटिकली जो इश्यूज होते हैं उस वजह से भी विजन करेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। एंड लो अवेयरनेस एंड डिलेड डायग्नोसिस, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस वजह से ये एक बड़ा मार्केट इमर्ज हो रहा है। तो लेंसकार्ट जैसी कंपनी के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो यही रहा है कि अवेयरनेस बहुत कम है इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि इंडिया इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ऑलमोस्ट 35 to 40% केस में ही रिफ्रैक्टिव एरर एक्चुअली लोगों को पता है और वो करेक्ट कर रहे हैं। बाकी केसेस में या तो अफोर्डेबिलिटी एक इशू है, राइट, ऑन द स्ट्रैटा ऑफ द पॉपुलेशन जो लेट से बिलो द पॉवर्टी लाइन है, एंड इसके अलावा बहुत लोगों को पता भी नहीं होता कि उनकी विजन एक्चुअली इम्पेयर्ड है, राइट। सो एज पर द DRHP ऑफ द कंपनी, उन्होंने जो रिसर्च यहाँ पर किया है, रिफ्रैक्टिव एरर इज ऑन द राइज नॉट जस्ट इन इंडिया बट एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड। सो इंडिया में इसके केसेस अराउंड 43% है। सो 43% ऑफ द पॉपुलेशन को रिफ्रैक्टिव एरर था, यानी उनको एक विजन करेक्शन की जरूरत है। ये FY20 के फिगर्स थे। FY25 तक दीज फिगर्स आर एस्टिमेटेड टू बी समवेयर अराउंड 53% फॉर इंडिया एंड FY30 तक दिस विल बी मोर देन 62%। इनफैक्ट इनके रिसर्च के मुताबिक इवन चिल्ड्रन में और टीनेजर्स में 1 in 2 टीनेजर्स विल नीड ग्लासेस, राइट, इन 5 years टाइम। इसके अलावा बाकी सारे जो ऑल ओवर द वर्ल्ड हम चीज़ें देखें तो वहाँ पर भी जो हमारे रीजंस थे वो कॉमन है। उन रीजंस की वजह से रिफ्रैक्टिव एरर्स ज़्यादा है एंड इससे विजन करेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। दिस इज द केस फॉर पीपल यूजिंग मोर एंड मोर स्पेक्टिकल्स, मोर एंड मोर आई ग्लासेस इन द फ्यूचर। अब कंपनी की बात करते हैं। अब लेंसकार्ट अलग क्यों है इस सेगमेंट में, वो क्या ऐसा अलग कर रहे हैं जो बाकी आईवेयर की कंपनीज उतने हद तक नहीं कर रहे। तो लेंसकार्ट जो है उनका एक सेंट्रलाइज्ड सप्लाई चेन है। सो बेसिकली एक ट्रेडिशनल सप्लाई चेन कैसे वर्क करता है, जैसे अगर आप कोई भी आपका लोकल ऑप्टिशियन देखेंगे तो वहाँ पर जो शॉप होता है उसका एक फिटिंग सेंटर होता है जिसके साथ उसका टाइप होता है। एक जगह पे फ्रेम्स बनती है, या तो वो इंपोर्ट होंगी या फिर फ्रेम्स बनाई जाएंगी। कहीं और से लेंस आती है, लेंस को करेक्टली उसको कस्टमाइज करना पड़ता है ताकि वो फ्रेम्स में फिट हो, और ये दो तीन बिजनेसेस मिलाकर वो शॉप तक वापस वो जो फ्रेम है विद द ग्लासेस वो पहुंचा रही है। अब लेंसकार्ट जो है वो ये सारी चीज़ें खुद करता है। तो लेंसकार्ट के जो सारे स्टोर्स है
उनका एक सेंट्रलाइज लोकेशन होता है जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती है। सो लेंसकार्ट के 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है इन इंडिया, तो वहां पर बेसिकली इनकी सारी मैन्युफैक्चरिंग एंड लेंस को बनाना, उसको फिट करना, ये सारी चीजें होती है एंड वो स्टोर को जो है ना वो फिनिश प्रोडक्ट सप्लाई किया जाता है। तो इट्स लाइक अ हब एंड स्पोक मॉडल इन अ वे, राइट? थोड़ा सा ज्यादा एफिशिएंट है कंपेयर्ड टू हाउ द अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट बेसिकली ऑपरेट्स। अब लेंसकार्ट का अगर हम स्टोर मिक्स देखें तो इनके ऑल ओवर इंडिया मोर देन 2000 स्टोर्स है एज ऑन डेट। इस तरह से इनके जो नंबर ऑफ स्टोर्स है वो बड़े हैं। FY23 में दे हैड अराउंड 1400 स्टोर्स इन इंडिया, जो काउंट अब 2100 के ऊपर पहुंच चुका है। लेंसकार्ट का इनफैक्ट इंटरनेशनल मार्केट्स में भी प्रेजेंस है। कंपनी सिर्फ 60% ऑफ देयर रेवेन्यू इंडिया से बनाता है, बाकी 40% रेवेन्यू इनफैक्ट कंपनी को इंटरनेशनल मार्केट से आ रहा है, जहां पर उन्होंने मेनली जो पेनिट्रेशन किया है वो थ्रू एक्विजिशंस किया है रादर देन थ्रू एन ऑर्गेनिक रूट, राइट? इसके अलावा जो 2100 स्टोर्स है उसमें से मेजॉरिटी ऑलमोस्ट 90% स्टोर्स जो है कंपनी के वो उनके कोको मॉडल पर है, यानी कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड। अगर आपने कोई रिटेल बिजनेस के बारे में हमारी कोई भी वीडियो देखा है तो आपको ये टर्म पता होगी, जहां पर कंपनी खुद ओन कर रही है वो स्टोर को भी या फिर लीज कर रही है और खुद ही ऑपरेट कर रही है। तो वहां पर काम करने वाले सारे जो एम्प्लॉयज है वो एक्चुअली कंपनी के पेरोल पर है। तो वैसे ही केस लेंसकार्ट के केस में हम देख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें कि कितने इनके नंबर ऑफ जो यूनिट्स है वो बिके हैं, आईवेयर यूनिट्स कितने बिके, तो यहाँ के नंबर्स काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। अगर हम 2023 से 2025 के नंबर्स को कंपेयर करें तो इंडिया में इनका जो वॉल्यूम है ऑफ आईवेयर यूनिट सेल्स वो 29% CAGR से ग्रो हुआ है ओवर दीज 2 ईयर्स। इंटरनेशनल मार्केट्स में ये ग्रोथ 38% की रही है। सो ओवरऑल कंसोलिडेटेड बेसिस पर अराउंड 31% का वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पर देखा गया है। अब आते हैं फाइनेंशियल नंबर्स पे, ठीक है? यहाँ पर सबसे पहले हम इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करेंगे, क्योंकि दोनों को एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दोनों सिग्निफिकेंट शेयर है ऑफ द ओवरऑल रेवेन्यू। इंडिया का जो इनका रेवेन्यू है वो अराउंड 4000 करोड़ का रहा इन FY25। इट हैज इंक्रीज्ड बाय 34% इन FY24 एंड 26.6 और 20 लगभग 27% से बड़ा है इन FY25। Q1 में ये जो नंबर्स है वो अराउंड 25% से ग्रो हुए हैं कंपेयर टू Q1 ऑफ FY25। इंडिया का जो बिजनेस है इनका, यहाँ पर इनका प्रोडक्ट मार्जिन अराउंड 62-63% का हम देख पाते हैं। एबिडा मार्जिन 12% 15% के आसपास का है। Q1 में ये एबिडा मार्जिन 19.5% हो गया था। इसका रीजन हम आगे एक्सप्लोर करेंगे, बट आप देख सकते हो कि मैन पावर कॉस्ट और बाकी सारे कॉस्ट की वजह से प्रोडक्ट मार्जिन से एबिडा मार्जिन तक कंपनी के मार्जिन कैसे यहाँ पर कम हो रहे हैं। इंटरनेशनल रेवेन्यू अगर देखें तो वो भी काफ़ी अच्छे से बढ़ा है, मेनली ऑन द बैक ऑफ अ लॉट ऑफ एक्विजिशंस जो कंपनी ने किए हैं। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ FY24 में अच्छी थी, बट FY25 में अराउंड 16.5% की ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट की है इन देयर इंटरनेशनल बिजनेस। अब कुछ फाइनेंशियल नंबर्स को अगर हम बारीकी से देखें लेंसकार्ट के केस में, तो ये एक अलग एनालिसिस मैंने यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट किया है। रेवेन्यू कंपनी का FY25 के एंड में अराउंड 6600 करोड़ का था। Q1 में अराउंड 1800-1900 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट किया। अब देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि हमें ऑलरेडी पता है कि जो प्रोडक्ट पे मार्जिन है, यानी एक प्रोडक्ट जो बिक रहा है उस पर जो रॉ मटेरियल यूज हुआ है एंड जो भी कॉस्ट उस प्रोडक्ट को बनाने में लगी है उस पर कंपनी अराउंड 70% का मार्जिन कमा पा रहा है। तो सारा पैसा जा कहाँ रहा है, कहाँ पर पैसा खर्च हो रहा है कंपनी का कि प्रॉफिटेबिलिटी में लगभग कुछ भी नहीं बच रहा। तो मेनली सैलरी, वेजेस एंड बोनस यहाँ पर FY25 में कंपनी का अराउंड 20%, 19 से 20% का खर्चा एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू यहाँ पर खर्च हुआ है। इसके अलावा मार्केटिंग एंड प्रमोशन एक्सपेंस ऑलमोस्ट 7% ऑफ द रेवेन्यू इज व्हाट द कंपनी इज स्पेंडिंग फॉर मार्केटिंग एंड प्रमोशन। इसके अलावा कमीशंस एंड इंसेंटिव्स यहाँ पर भी कंपनी एक अच्छा खासा पैसा खर्च कर रही है। FY25 में दिस वाज अराउंड 11% ऑफ द रेवेन्यू। अब Q1 FY26 में इसको कंपनी ने 2% कर दिया ताकि प्रॉफिट के नंबर्स थोड़े से बेटर दिखे। एबनॉर्मली कम हो गए क्योंकि इतने कम इनके किसी भी साल में कमीशन या इंसेंटिव के एक्सपेंसेस नहीं रहे थे। ये जनरली IPO करने वाली कंपनीज करती है एंड दिस इज समथिंग दैट यू विल ऑब्जर्व इन अ लॉट ऑफ कंपनीज जो जिनका हाल ही में IPO होने वाला है। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर टैक्स है वो FY25 के एंड में कंपनी का 297 करोड़ रहा। उसके पहले के ईयर्स में कंपनी वाज अ लॉस मेकिंग कंपनी, पर ये 297 करोड़ में भी एक वन टाइम गेन है ऑफ 168 करोड़, जो वन टाइम गेन है ऑन फेयर वैल्यूएशन ऑफ अ बिजनेस। तो अगर हम इसको एक्सक्लूड करें तो सिर्फ अराउंड 130 करोड़ तक का प्रॉफिट कंपनी ने FY25 में किया है। Q1 FY26 में अराउंड 61 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर हुआ है। क्लियरली अगेन एक एम्फोसिस डालने वाली चीज यही है यहाँ पे कि कमीशन एंड इंसेंटिव्स का जो एक्सपेंस है वो एबनॉर्मली कम हो गया है इन Q1 FY26। अब बात करते हैं एलिफेंट इन द रूम की, यानी वैल्यूएशंस की। तो हर जगह
लेंसकार्ट की बात जब हो रही है तो वैल्यूएशंस की बात हो रही है। FY25 का प्रॉफिट अगर हम देखें तो उसको अगर हम एक बेस माने तो कंपनी जिस वैल्यूएशंस पर IPO ला रही है उसके हिसाब से पी रेशियो कंपनी का लगभग 230 से 235 होता है। अब इसमें एक और इशू है कि एक्चुअली ये जो प्रॉफिट है जिसके बेस पर हम ये पी रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें एक वन टाइम गेन है ऑफ 168, तो अगर हम उसको एक्सक्लूड कर दे इस प्रॉफिट में से तो एक्चुअली पी रेशियो 530 से भी ज़्यादा आता है। बट क्या पी रेशियो सही मेट्रिक है ऐसी कंपनी को एनालाइज करने के लिए? हमने पी रेशियो से एनालिसिस बहुत सारे कंपनीज का इन द पास्ट देखा है, एंड कैसे अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली कहते हैं कि जोमेटो का पी रेशियो 1500 से ज़्यादा है, ये वैल्यूएशन सस्टेनेबल नहीं है। तो जो ये टेक ड्रिवन बिजनेसेस है, इट इज़ ट्रू कि यहाँ पर पी रेशियो इज़ नॉट ऑलवेज द राइट मेट्रिक टू सी, बट इसलिए हम बाकी चीज़ें भी देखते हैं यहाँ पर। कभी कभी ईवी बाय बिड्डा से एनालिसिस करना पड़ता है, कभी प्राइस टू सेल्स देखना पड़ता है, क्योंकि और कोई मेट्रिक है नहीं यहाँ पे। तो प्राइस टू सेल्स भी अगर हम देखें तो कंपनी का इशू 10 to 11 टाइम्स ऑफ द सेल्स है, राइट। एब्सोल्यूट बेसिस पर अगर हम देखें तो दीज आर स्ट्रेच वैल्यूएशन नंबर्स, क्योंकि 10 से 12 टाइम्स ऑफ योर सेल्स अगर कंपनी वैल्यूएशन डिमांड कर रही है। अब ये आमतौर पर इतना बड़ा इशू नहीं होता, लेकिन हमें ये भी देखना है कि मेन कंसर्न एक्चुअली ये है कि कंपनी जो वैल्यूएशंस पर इशू ला रही है, एक तो कंपनी का जो टैम है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट, वो इतना बड़ा नहीं है अगर हम कंपेयर करें टू अदर टेक कंपनीज लाइक लेट्स से इटर्नल, राइट। तो इनका टैम काफ़ी बड़ा है। इन कंपैरिजन लेंसकार्ट जैसी कंपनी का टैम उतना बड़ा नहीं है, राइट। वो बाकी चीज़ें लाइक उनके स्पेक्स अब एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट के तौर पर भी बेच रहे हैं। उन्होंने अपने DRHP में इनफैक्ट कंपेयर किया है कि कैसे इंडिया में ज्वेलरी स्टोर्स इतने ज़्यादा है, रिटेल स्टोर्स इतने ज़्यादा है, लेकिन आईवेयर स्टोर्स इतने कम है। बट आई थिंक इट्स अ बिट फार टू स्ट्रेच्ड टू कॉल इट अ लाइफस्टाइल प्रोडक्ट। स्पेक्स को एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बताना थोड़ा सा हार्ड सेलिंग है इन माई ओपिनियन, एंड इट सीम्स कि वो अपनी जो थियरी है अबाउट दिस बीइंग अ वेरी बिग ट्रेंड इन इंडिया उसको थोड़ा सा सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ऑब्वियसली द कंसर्न स्टिल देयर इज कि टोटल एड्रेसेबल मार्केट कंपनी का उतना बड़ा यहाँ पर नहीं है, एंड एडिशनली कंपनी इज जस्ट फोकस्ड ऑन वन कैटेगरी विच इज आईवेयर, राइट। तो ये चीज़ें एक्चुअली ज़्यादा कंसर्निंग है रादर देन दी वैल्यूएशंस को हमें इन चीज़ों को देख के एक कंक्लूजन या फिर कंक्लूजन जो है वो उस पर ड्रॉ करना चाहिए। अब क्विकली कंपनी के इशू के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स की बात करते हैं। पॉजिटिव ये है कि इनकी मार्केट ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग रही है, राइट। ओमनी चैनल एडवांटेज इनको मिलता है, हालांकि मार्जिन में अब तक वो इतना ट्रांसलेबल नहीं दिखा है। जनरली अगर कोई कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेटेड हो, फुल्ली इंटीग्रेटेड हो, उनके मार्जिन्स बेटर होने चाहिए, बट अब तक वो उतना क्लियरली दिख नहीं पाया है कि क्लियरली दे हैव बेटर एडवांटेजेस, बट मे बी विथ राइजिंग स्केल दैट माइट बी जस्टिफाइड। कंपनी आईवेयर में एक क्लियर मार्केट लीडर है, इंडिया में एक डोमिनेंट प्लेयर है। ये एक ऐसा मार्केट है जो लार्जली अंडर पेनिट्रेटेड है अब तक, जिसकी बात हमने ऑलरेडी की थी वीडियो की शुरुआत में। एक रिकरिंग रेवेन्यू स्ट्रीम भी देता है आपको, ऑल्दो रेवेन्यू लेंसकार्ट को अपने कस्टमर से शायद एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के बाद मिले, बट एक प्रिस्क्रिप्शन आईवेयर जो है वो एक रिकरिंग रिप्लेसमेंट साइकिल वाला प्रोडक्ट है, राइट। सो जहाँ पर कंटिन्यूस डिमांड होगी, कस्टमर लॉयल्टी होगी, स्पेशली प्रोग्रेसिव लेंसेज आने के बाद एंड फैशन फॉरवर्ड सनग्लासेस वगैरह आने के बाद। नेगेटिव्स की अगर बात करें तो सबसे पहले तो वैल्यूएशन रिस्क की बात यहाँ पर क्लियर है। वैल्यूएशन स्पेशली इन अ मार्केट जहाँ पर टैम थोड़ा सा छोटा है एंड ऑब्वियसली सिर्फ एक ही प्रोडक्ट में इनका फोकस है, वो देखते हुए प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो भी थोड़ी सी वोलेटाइल है यहाँ पर, क्योंकि प्रॉफिट स्विंग्स हम देख सकते हैं कि कैसे रहे हैं कंपनी के लिए। एक वन टाइम गेन की वजह से प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा है अभी करंटली, तो वो एक इशू है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ लेंसकार्ट के केस में आई थिंक इस कैन बी कॉल्ड मेजर नेगेटिव, इसकी इनकी ऑफलाइन डिपेंडेंसी सेल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा है। लेंसकार्ट मोर देन 75 to 80% ऑफ देयर इंडिया बिजनेस जो है वो अपने रिटेल स्टोर से सेल कर रहा है। इसको मार्केट किया गया था एज अ टेक प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन बेसिस पर ही ज़्यादा सेल हो सके, बट द ट्रूथ इज कि ऑलमोस्ट 80% ऑफ द रेवेन्यू कंपनी अभी भी अपने स्टोर से बना रहा है। तो अगर आपका मॉडल एक ऑफलाइन रिटेल स्टोर पर डिपेंडेंट है तो आपको ऑपरेटिंग लेवरेज के बेनिफिट्स फ्यूचर में शायद उतने ज़्यादा अच्छे से नहीं मिलेंगे अनलेस यू चेंज योर फोकस कंप्लीटली, क्योंकि स्टोर को ऑपरेट करना इजी नहीं है। आपको स्टोर के लिए रेंट देने पड़ते हैं, वहाँ पर लोग आपको बिठाने पड़ते हैं, वहाँ पर इतना फर्नीचर एंड फिटिंग्स करना है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बेयर करनी है, तो ये काफ़ी महंगा पड़ जाता है किसी भी कंपनी के लिए। इसलिए टेक ड्रिवन बिजनेसेस आते हैं जो एक स्केलेबल मॉडल आपको देते हैं, बट अभी भी लेंसकार्ट की बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी रिटेल ऑफलाइन स्टोर मॉडल पर ही नज़र आ रही है। इसके अलावा ग्लोबल एक्सपांशन के रिस्क्स यहाँ पर है। कंपनी ने इससे पहले भी काफ़ी सारे एक्विजिशंस किए हैं। पर्सनली आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ ग्रोथ
विच इज़ लेड बाय एक्विजिशंस, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन इश्यूज आते हैं, जियोपॉलिटिकल सर्टेनिटी आती है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो डिज़ायरेबल नहीं होती किसी भी बिजनेस में। इसके अलावा कंपटीशन फिर भी है इस बिजनेस में, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। देयर आर ब्रांड्स लाइक टाइटन, आई प्लस, राइट। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल ब्रांड्स की बात करें तो एक बहुत ही फेमस कंपनी यहाँ पर है कॉल्ड वॉरबी पार्कर, जो लिस्टेड है इन द यूएस मार्केट्स। इनफैक्ट इट हैज़ नॉट रियली अर्न मच मनी फॉर देयर इन्वेस्टर्स सिंस देयर लिस्टिंग, बट द ट्रूथ इज कि कंपटीशन यहाँ पर है, एंड इससे मार्केट शेयर पर एंड मार्जिन्स पर कंपनी का प्रेशर अभी भी बना हुआ रह सकता है। विद दैट वी कम टू द कंक्लूजन ऑफ एनालाइजिंग लेंसकार्ट्स आईपीओ। जनरली हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है या फिर हमारा जो ओपिनियन होता है किसी भी आईपीओ में, वेदर इट इज हाउएवर चीपली और एक्सपेंसिव इट इज प्राइस्ड, हमारा जनरली जो आउटलुक है वो यही होता है कि आईपीओ इज टू अर्ली टू काइंड ऑफ इन्वेस्ट इन अ कंपनी। लिस्टिंग के बाद हमें एक्चुअली कंपनी को समझने में, कंपनी के सारे चीज़ें एनालाइज करने में हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अगर आईपीओ को ऑन द सरफेस ही एनालाइज करना है तो जीएमपी देखकर आप अप्लाई कर सकते हैं। जीएमपी अराउंड 20-25% का जीएमपी करंटली कंपनी के इशू प्राइस पर है। बट दिस वाज आवर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग जो हमने आपके लिए प्रेजेंट करने की कोशिश इस वीडियो में की है। अगर आपको ये कोशिश अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर करिएगा इस वीडियो को विद मैक्सिमम पीपल। हमारी वेबसाइट पर अभी भी हैप्पी दिवाली ये कूपन कोड जारी है। हाईएस्ट एवर डिस्काउंट्स, 65% का डिस्काउंट आपको ये कूपन कोड यूज करने पर मिलेगा ऑन बाइंग एनी ऑफ आवर रिसर्च प्रोडक्ट्स विच इज स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर एंड मॉडल पोर्टफोलियोज। तो मैं आशा करता हूं कि आप जरूर हमारी वेबसाइट investYajna.in पर विजिट करके ये कूपन कोड हैप्पी दिवाली को यूज करेंगे। ऐसी वीडियोस के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।